चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग व इंफॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम रेड सैंडस्टोन लाल बलुआ पत्थर के बारे में जानेंगे। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लाल बलुआ पत्थर क्या होता है, इसके उपयोग आदि के बारे में देखेंगे और इसके साथ यह भी देखेंगे कि इस लाल बलुआ पत्थर का उपयोग कौन से भारत के ऐतिहासिक इमारतों के निर्माण में किया गया है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम रेड सैंडस्टोन के बारे में जाने उससे पहले आप जामा मस्जिद, लाल किला, हुमायूं का मकबरा, ताजमहल परिसर के इमारत या ताजमहल परिसर में मौजूद मस्जिद, आगरा का किला व फतेहपुर सीकरी को ध्यान से देखिए और बताइए कि आपको इनमें क्या समानता देखने को मिलती है। इन सारी इमारतों में, इन सारे स्मारकों में आपको क्या समानता देखने को मिलती है। ठीक है, तो जो हमें इनमें समानता देखने को मिलती है वह है लाल बलुआ पत्थरों का इमारतों के निर्माण में प्रयोग। तो जैसे कि आपने देखा कि इन सारे इमारतों में लाल बलुआ पत्थर का व्यापक रूप से प्रयोग किया गया है और ये सारी इमारतें हमारी दिल्ली सल्तनत व मुगल काल से संबंधित हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि दिल्ली सल्तनत व मुगल काल की इमारतों में लाल बलुआ पत्थरों का निर्माण बहुत अधिक व्यापक रूप से किया गया था। तो आज के इस वीडियो में हम यही चर्चा करेंगे कि क्यों दिल्ली सल्तनत व मुगल काल में लाल बलुआ पत्थरों का प्रयोग इतने व्यापक रूप से इमारतों के निर्माण में किया गया, इसके क्या संभवतः कारण हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज के इस वीडियो के अंत में हम जान पाएंगे सबसे पहले लाल बलुआ पत्थरों के बारे में, ठीक है, कि रेड सैंडस्टोन क्या होते हैं। इसके बाद इसमें हम देखेंगे कि अवसादी चट्टानें क्या होती हैं, यानी कि हम अवसादी चट्टानों के बारे में भी थोड़ा सा देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि ये जो लाल बलुआ पत्थर है ये कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है, या इनकी उपलब्धता के बारे में देखेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट कि इन रेड सैंडस्टोन का प्रयोग व्यापक रूप से दिल्ली सल्तनत व मुगल काल की इमारतों में क्यों किया गया, इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और सबसे पहले देखते हैं कि क्या होता है लाल बलुआ पत्थर या रेड सैंडस्टोन। ठीक है, तो शुरू करते हैं लाल बलुआ पत्थर से। तो लाल बलुआ पत्थर एक प्रकार की तलछटी या अवसादी चट्टानें हैं। ठीक है, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ये जो लाल बलुआ पत्थर ये एक तरह की तलछटी या अवसादी सेडिमेंट्री रॉक है और ये छोटे गोल रेत कणों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, ये अवसादी चट्टानें क्या होती है इसके बारे में भी हम थोड़ा सा देखेंगे आगे। अब ये लाल बलुआ पत्थर दो प्रकार के मुख्य खनिजों से मिलकर बने होते हैं, एक तो होता है क्वार्ट्ज और दूसरा होता है फेल्ड्स्पार। तो ये लाल बलुआ पत्थर इन्हीं दो मुख्य खनिजों से मिलकर बने होते हैं, क्वार्ट्ज और फेल्ड्स्पार से। ठीक है, अब अगर बात करें कि लाल बलुआ पत्थर, जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि लाल बलुआ पत्थर यानी कि ये लाल होते हैं, तो इनका लाल रंग किस कारण से होता है? तो इनका लाल रंग होता है आयरन ऑक्साइड के कारण। ठीक है, इन चट्टानों में आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण पत्थरों का रंग लाल होता है। ठीक है, आयरन ऑक्साइड को मैग्नेटाइट भी बोलते हैं। अब अगर बात करें कि ये पत्थर कहाँ पाया जाता है भारत में, ये पत्थर आपको राजस्थान जयपुर में देखने को मिलेगा, या यह पत्थर राजस्थान जयपुर में पाया जाता है। ठीक है, तो ये इतना समझ में आ गया होगा कि लाल बलुआ पत्थर क्या। तो लाल बलुआ पत्थर एक तरह की सेडिमेंट्री रॉक है, ठीक है, अवसादी चट्टानें हैं। आइए अब देखते हैं कि क्या होती हैं अवसादी चट्टानें। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं क्या होती हैं अवसादी चट्टानें। ठीक है, तो अवसादी चट्टानें अपक्षय, विदरिंग एवं अपरदन, इरोजन के कारण मौलिक चट्टानों के विघटन, वियोजन और टूटने से परिवहन या किसी स्थान पर जमाव के परिणाम स्वरूप इनके अवसादों से निर्मित शैल को अवसादी शैल कहा जाता है। तो इससे क्या समझ में आता है? तो इससे पता चलता है कि जो हमारी मौलिक चट्टान, ठीक है, जो ओरिजिनल रॉक है हमारी, उसमें अपक्षय, वेदरिंग एवं अपरदन के कारण क्या होता है, उसमें विघटन होता है, टूट फूट होती है, वियोजन होता है। ठीक है, जिससे उसके छोटे छोटे कण परिवहन से किसी दूसरे स्थान पर एकत्रित हो जाते हैं। तो दो तरह की क्रियाएं होती है, एक तो होती है हमारी अपक्षय और एक होती है अपरदन। एक होती है अपरदन। तो जो अपक्षय होती है वो इन सीटू होती है, मतलब कि ये जैसे कोई मौलिक चट्टान है तो उसमें जो
विघटन वियोजन जो भी होगा वह उसी स्थान पर होगा, ठीक है, जो भी होगा वह उसी स्थान पर होगा। जबकि अपरदन एक्स सिटू प्रक्रिया है, यानी कि यह जल पवन हिम के द्वारा होती है प्रक्रिया। अपरदन जल पवन हिम के द्वारा होती है, इससे उस ओरिजिनल रॉक के जो छोटे छोटे कण हैं वह जल पवन हिम के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जाते हैं। समझ में आ गया होगा क्या होती है अवसादी सैलें। अब आइए आगे देखते हैं। जैसे हमने ऊपर भी बात की, इरोजन में क्या होता है, या जो इरोजन होता है यह जल पवन हिम के द्वारा होता है। तो इसमें जो अपक्षरण या अपरदन है, इससे क्या होता है, इससे कंकड़, पत्थर, रेत, मिट्टी इत्यादि जल धाराओं, वायु या हिम नदों के द्वारा परिवाहित होकर प्रायः निचले प्रदेशों जैसे कि सागर, झील अथवा नदी की घाटियों में एकत्रित हो जाते हैं, ठीक है, नदियों घाटियों में एकत्रित हो जाते हैं और समय के साथ साथ संघनित होकर वे स्त्रीभूत होकर अवसाद सेल का निर्माण करते हैं, ठीक है। स्त्रीभूत क्या होता है, लेयर होती है, ठीक है। जैसे अभी ये पिक में यहाँ ये चित्र में आप देख सकते हो कि ये जो लेयर है, ठीक है ना, ये हमारी ये भी एक अवसादी सेल का प्रकार है, इसमें आप लेयर को देख सकते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा कि जो ओरिजिनल रॉक होते हैं उसमें जो अपक्षरण होता है या जो इरोजन होता है, तो उसके इरोजन से जो भी कंकड़, पत्थर, रेत, मिट्टी निकलती है वह जल धाराओं, वायु, हिमनद के द्वारा एक स्थान से बहाकर दूसरे स्थान पर ले जाई जाती है, खास करके निचले प्रदेशों में, और जहां पर यह सागर, झील अथवा नदी घाटियों में एकत्रित हो जाती है और समय के साथ साथ संघनित होकर वे स्त्रीभूत होकर अवसाद सेल का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो इस तरह बनती है हमारी अवसादी सेलें, ठीक है। और कालांतर में यही सब चट्टाने लाल बलुआ पत्थर या रेड सैंडस्टोन के रूप में भी विकसित हो जाती हैं। तो ये थी हमारी अवसादी चट्टाने। आई होप समझ में आया होगा। तो आइए अब शुरू करते हैं आज की इस वीडियो से इम्पोर्टेंट पॉइंट, जहां हम देखेंगे कि क्यों दिल्ली सल्तनत व मुगलों द्वारा लाल बलुआ पत्थरों का इमारतों में अत्यधिक प्रयोग किया गया। इसके क्या कारण थे कि उन्होंने लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग इतने व्यापक रूप से उस समय की इमारतों के निर्माण में किया, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे जो पहला कारण है जिनके कारण रेड सैंडस्टोन का प्रयोग इतना एक्सटेंसिव हुआ, तो इसमें सबसे पहला कारण है कि ये जो चट्टाने थी, रेड सैंडस्टोन थे, अपेक्षाकृत नरम होते थे, ठीक है। ये जो चट्टाने हैं और उसमें जो अदर चट्टाने रॉक पाई जाती थी, जैसे ग्रेनाइट या संगमरमर हो गया, उनकी तुलना में ये नरम होती थी, जिससे इनको तराशना या नक्काशी करना इन पे आसान होता था, ठीक है। तो ये था हमारा पहला कारण। दूसरा कारण यह था कि ये जो चट्टाने थी ये स्थायित्व व सौंदर्य अपील के कारण बहुत प्रचलित थी, ठीक है। तो इन चट्टानों के स्थायित्व और सौंदर्यीकरण के कारण ये चट्टाने, ये रेड सैंडस्टोन उस समय बहुत प्रचलित थे, जिनके कारण इनका प्रयोग इमारतों के निर्माण में किया गया। इसके बाद देखते हैं तीसरा कारण क्या था। तीसरा कारण हमारा था कि ये जो चट्टाने थी, रेड सैंडस्टोन थे, इनकी उपलब्धता, मतलब कि ये जो चट्टाने, जैसे हमने शुरुआत में देखा था कि ये जयपुर राजस्थान में पाई जाती थी, जिसके कारण ये चट्टाने पास के स्रोतों में उपलब्ध थी, जिससे इनके आयात में समय व पैसों की बचत होती थी, ठीक है। तो ये था तीसरा कारण। आइए देखते हैं अगला कारण। तो अगला कारण है कि ये जो चट्टाने होती थी ये कठोर जलवायु का सामना करने में सक्षम होती थी। इसके बाद देखते हैं अगला कारण क्या था। तो पांचवा कारण था कि ये जो चट्टाने थी ये क्वार्टज और फेल्डस्पर खनिजों से मिलकर बनी हुई थी, जिसके कारण ये सभी प्रकार के मौसम को सहने में सक्षम होती थी, और जिसके कारण इन्हीं क्वार्टज और फेल्डस्पर के कारण ही इनका रंग कभी भी फीका या रंगहीन नहीं होता था, ठीक है। आइए अगला कारण देखते हैं। अगला कारण था कि संपीड़न शक्ति, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का अत्यधिक होना, जिससे यह भारी संरचनात्मक अनुप्रयोगों, हैवी स्ट्रक्चरल एप्लीकेशन के लिए उपयुक्त बनती थी, ठीक है। अगला कारण देखते हैं। तो अगला कारण है कि यह जो रेड सैंडस्टोन थे वह उस समय अन्य प्राकृतिक पत्थरों जैसे ग्रेनाइट व संगमरमर की तुलना में अधिक टिकाऊ होती थी और सुकार्यता होती थी, ठीक है। ये जो रेड सैंडस्टोन थे उसमें जो उपलब्ध दूसरे ग्रेनाइट या संगमरमर थे उनकी तुलना में अधिक टिकाऊ होती थी और सुकार्य होती थी। आइए अगला कारण देखते हैं। तो अगला कारण है कि ये कम से कम रखाव की जरूरत होना और मरम्मत की आवश्यकता होना। तो इन चट्टानों को कम से कम मरम्मत और कम से कम रखाव की जरूरत होती है, जिसके कारण भी ये चट्टाने इमारतों के निर्माण में प्रयोग की जाती थी, ठीक है। अगला कारण है कि ये जो चट्टाने थी रेड सैंडस्टोन, ये टूट फूट
वियर एंड टियर के प्रति इसकी प्राकृतिक प्रतिरोधक क्षमता होना। तो इन चट्टानों में, रेड सैंडस्टोन में टूट फूट के प्रति प्राकृतिक प्रतिरोधक क्षमता होती थी, जिसके कारण ये वर्षों तक चलती थी। ठीक है। इसके बाद अगला कारण है हमारा, अगला कारण है कि ये जो चट्टानें थी रेड सैंडस्टोन थे, ये प्राकृतिक मजबूती, टिकाऊपन और फिसलनरोधी गुणों से युक्त थी। तो ये जो चट्टानें थी, इनमें आपको प्राकृतिक मजबूती, टिकाऊपन और फिसलनरोधी गुण देखने को मिलेंगे, जिनके कारण भी ये चट्टानें स्मारकों के निर्माण के लिए बिल्कुल उपयुक्त थीं और जिनके कारण इनका उपयोग व्यापक रूप से किया गया। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने रेड सैंडस्टोन के बारे में देखा और सबसे इम्पोर्टेंट ये देखा कि क्यों रेड सैंडस्टोन का उपयोग दिल्ली सल्तनत काल व मुगल काल में इमारतों के निर्माण में इतने व्यापक रूप से किया गया। आशा करता हूँ ये वीडियो को समझ में आया होगा और आप इससे भी परिचित हो गए होंगे कि क्यों रेड सैंडस्टोन का उपयोग इतना एक्सटेंसिव रूप से दिल्ली व मुगल काल में इमारतों के निर्माण में किया गया। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।